देखिए, 2012 का दिल्ली केस सिर्फ एक घटना नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा भूचाल था जिसने भारतीय समाज, हमारे कानून और मीडिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए या जमीन पर भी कुछ बदला? तो चलिए, आज इसी असर की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। ये शब्द हैं पीड़िता के पिता बद्रीनाथ सिंह के। ये सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं बताते, बल्कि उस सामूहिक गुस्से और बदलाव की मांग को दिखाते हैं जो उस वक्त पूरे देश में फैल गया था। ये एक व्यक्तिगत त्रासदी थी जो देखते ही देखते पूरे देश की चेतना बन गई। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि समाज उस निर्णायक मोड़ पर कैसे पहुंचा। फिर बात होगी तेज कानून और धीमे न्याय की। जानेंगे कि एक कहानी को सेंसर क्यों किया गया। हिंसा की परिभाषा को फिर से समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में बात करेंगे पीड़ितों के सम्मान की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, समाज का निर्णायक मोड़। सवाल ये है कि उस एक घटना में ऐसा क्या था जिसने पूरे देश को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। वो 2012 की सर्दियां थीं, जब भारत की सड़कों पर विरोध का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जैसा शायद ही किसी ने पहले देखा हो। लोग सिर्फ मोमबत्तियां लेकर नहीं खड़े थे, वो एक ऐसे सिस्टम से जवाब मांग रहे थे, बदलाव मांग रहे थे, जिसने उन्हें निराश कर दिया था। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन इस आंदोलन का सामना सिर्फ सिस्टम से नहीं था, इसे एक गहरी, जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक सोच से भी लड़ना था। उस समय के एक राजनेता अभिजीत मुखर्जी ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर यह टिप्पणी की थी। ये बयान सिर्फ एक इंसान की सोच नहीं थी, बल्कि ये उस मानसिकता का प्रतीक था जिसके खिलाफ ये पूरी लड़ाई थी। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, तेज कानून, धीमा न्याय। जब जनता का गुस्सा सड़कों पर उतरा तो कानूनी सुधार तो हुए, पर क्या उन सुधारों ने सच में जमीनी हकीकत को बदला या फिर ये सब बस दिखावा बनकर रह गया? दबाव बहुत था और इसके जवाब में भारत ने तेजी से कई कदम उठाए। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 और फिर 2018 में आया, जिसने कानूनों को और सख्त बनाया। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए ताकि न्याय जल्दी मिल सके। बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट में भी बदलाव किए गए और हाल ही में भारतीय न्याय संहिता को भी लागू किया गया है। और जरा इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के काम का अंदाजा लगाइए। मई 2025 तक इन अदालतों ने 3,30,000 से भी ज्यादा पेंडिंग केस निपटाए। ये नंबर बहुत बड़ा है और ये दिखाता है कि हमारे सिस्टम पर बोझ कितना ज्यादा है। पर साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या इतनी तेजी में न्याय की क्वालिटी से कोई समझौता तो नहीं हो रहा? और यहीं पर वादा और हकीकत का फर्क साफ साफ नजर आता है। वादा था फास्ट ट्रैक ट्रायल का, लेकिन हकीकत में अदालतें केसों के भारी बोझ तले दबी हैं। वादा था कि न्याय जल्दी मिलेगा, पर आज भी सालों की देरी होती है। वादा था एक पीड़ित केंद्रित सिस्टम का, पर हकीकत में आज भी कई तरह की ढांचागत कमियां हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, कहानी और उसके सेंसर। क्या सच बोलना हमेशा आसान होता है? और तब क्या होता है जब सरकार ही सच को दबाने की कोशिश करे? इंडियाज डॉटर नाम की डॉक्यूमेंट्री पर जो बैन लगा, वो इसी संघर्ष की एक मिसाल है। जरा सोचिए, 2015 की शुरुआत में एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, लेकिन 1 मार्च को एक खबर आती है जो सब कुछ बदल देती है। फिल्म में एक दोषी का इंटरव्यू है। बस फिर क्या था? 4 मार्च को कोर्ट ने फिल्म के प्रसारण पर रोक लगा दी और 5 मार्च को सरकार ने YouTube को भी इसे ब्लॉक करने का निर्देश दे दिया। सब कुछ बस कुछ ही दिनों में हो गया। तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी को बताना इतना खतरनाक क्यों माना गया? क्या एक दोषी की बातों में इतनी ताकत थी कि वो कानून व्यवस्था को हिला सकती थी, या फिर डर किसी और चीज का था? इस पर 2 अलग-अलग तर्क सामने आए। सरकार का कहना था कि फिल्म से लोगों में गुस्सा बढ़ सकता है और कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। वहीं फिल्म बनाने वालों का तर्क था कि उनका मकसद तो उस मानसिकता को उजागर करना था जो ऐसी हिंसा को जन्म देती है। अब हम अपनी चर्चा का दायरा थोड़ा और बढ़ाएंगे और चौथे भाग पर चलेंगे, हिंसा की नई परिभाषा। क्योंकि यौन हिंसा की कहानी सिर्फ एक घटना तक ही सीमित नहीं है। इसमें कई ऐसी कहानियां भी शामिल हैं जिन्हें अक्सर सुना ही नहीं जाता। इनमें से एक है मैरिटल रेप, यानी वैवाहिक बलात्कार। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमारा समाज और हमारा कानून दोनों ही मानने से कतराते हैं। सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जो भरोसे पर टिका होता है, उसी में जब किसी के शरीर पर उसके अधिकार को छीन लिया जाए, ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं है, ये भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी तोड़ देता है।
और ये भी समझना जरूरी है कि हिंसा का कोई जेंडर नहीं होता। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो केरल में पुरुष यौन शोषण पीड़ितों के अनुभवों पर 2025 की एक समाजशास्त्रीय स्टडी का कवर पेज है। ये उस चुप्पी को तोड़ता है जो हमारे समाज में पुरुषों को अपनी पीड़ा जाहिर करने से रोकती है। इस स्टडी से कुछ बहुत ही परेशान करने वाली बातें सामने आईं, जैसे कि दुर्व्यवहार करने वाला अक्सर कोई करीबी रिश्तेदार या जानने वाला ही होता है। बच्चों को तो समझ ही नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो किससे बताएं, और परिवार जो एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए वो अक्सर फेल हो जाता है। और अब आते हैं अपने अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से पर, पीड़ितों का सम्मान। क्योंकि न्याय का मतलब सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं होता, इसका मतलब पीड़ितों को उनकी गरिमा वापस दिलाने में मदद करना भी है। और इसमें राज्य की क्या जिम्मेदारियां हैं? 2012 के मामले में जो किशोर दोषी था, उसके लिए एक पोस्ट रिलीज प्लान बनाया गया। इसमें 4 कदम थे: हुनर सिखाना, 10,000 रुपये का अनुदान देना, सिलाई मशीन जैसे उपकरण देना, और फिर एक नई पहचान के साथ समाज में वापस भेजने की कोशिश करना। पर सवाल वही है, क्या ये सब काफी है? लेकिन बात सिर्फ एक केस की नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को स्थापित किया है। वो ये कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिला सम्मान का अधिकार किसी इंसान की मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। इसका मतलब है कि किसी की कहानी उनके जीवन के साथ खत्म नहीं होती। उनकी गरिमा, उनकी याद कानूनी तौर पर हमेशा सुरक्षित रहती है। तो आखिर में हम सब एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं कि जब कानून तो समाज से ज्यादा तेजी से बदल जाते हैं, तो सच्चा न्याय, असली न्याय आखिर कैसे मिलेगा? क्या सिर्फ कानून बदलना ही काफी है, या हमें अपनी सोच, अपने समाज को भी बदलने की जरूरत है? इसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर खोजना होगा।